ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? An artificial satellite is moving in a circular orbit around the Earth with a speed equal to half of the magnitude of escape velocity. Escape velocity कितना होता है बताओ? √2 g स्मॉल g r। वेलोसिटी कितना होता है? सर फिर से बोलिएगा। आर क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ। हाँ अरे escape velocity इतना है ना, और फिर r is the सर radius of सर 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 थोड़ा धीरे धीरे। r is the radius of the earth, or determine the height of the satellite above the earth's surface is moving in a circular orbit. अरे तो क्या पहले वाले के लिए आप सर पहले वाला क्लियर है, सेकंड वाला बता mv दीजिए। स्क्वायर बाई r plus h whole square will be equal to g m mass of earth divided by mv square by r. Okay, my bad. r plus h का स्क्वायर। तो ये आपको h दे देगा, आपको यहाँ से h निकालना है। दूसरे वाले में if the satellite is stopped suddenly in the orbit, allowed to fall freely on the earth, the speed with which it hits the surface of the earth, तो इनिशियल उसके पास एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी सर होगी। सर हाँ, इसमें एनर्जी क्यों देख रहा है? इसमें तो डायरेक्टली डिस्टेंस दिया हुआ, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी तो सीधे इसमें तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली मोशन वाला फॉर्मूला लगा के बन जाएगा ना। यार डायरेक्टली कैसे बनेगा मोशन वाला? आप ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली भी बन सकता है क्या डायरेक्टली वो? बन ही नहीं रहा है ना, इसीलिए तो पूछ रहे कि वो डायरेक्टली क्यों नहीं अरे बन तो रहा, एनर्जी क्यों देखना पड़ता है। क्योंकि देखो, ये उसका ये उसका ऑर्बिट है, ये अर्थ का सरफेस है, ये उसका ऑर्बिट है, ठीक है। अब यहाँ पे इसे स्टॉप कर दिया गया है, वो आके सीधा भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, कैसे भी तो आ सकता है ना। सीधा गिरना जरूरी थोड़ी ना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट हम लोग को पता है सर्टेनली क्या होने वाला है, बट हम लोग को ये थोड़ी ना पता है कि किस पाथ पे हो जाके। पाथ नहीं पता है ना हम लोगों को, पाथ नहीं पता हम लोग को, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता है। एंड ऑफ कोर्स हम लोग को ये भी नहीं पता कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है क्या, ये भी नहीं पता हम लोग को ये भी नहीं पता कि जो वर्क डन है इसके टोटल पाथ में वो कितना है। हम लोग को ये सब कुछ वैल्यू नहीं पता। आप ग्रेविटेशन पे जब भी क्वेश्चन आता है तो आप काइनेमेटिक्स तो दूर कर दो थोड़ी देर के लिए, काइनेमेटिक्स का चैप्टर का संबंध ग्रेविटेशन, जब आप वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर से आगे बढ़ जाते हो तो काइनेमेटिक्स एक छोटा सा ही हिस्सा बन जाता है फिजिक्स का। काइनेमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको या तो काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर अगर सिलेबस में है तो वहां पे आएगा, या तो फिर आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स के रिलेशंस आएंगे। बाकी जैसे ही वर्क एनर्जी पावर से आप आगे बढ़ते हो, कोलिजन्स पे आते हो, ग्रेविटेशन पे आते हो, एसएचएम पे आते हो, तब आपका सारा का सारा मामला कंजर्वेशन ऑफ ये ये 4 लॉ पे अराउंड घूमते रहता है। अगर आपका नेट फोर्स 0 है तो आपका मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। अगर आपका नेट टॉर्क 0 है तो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व्ड है। कंजर्व। और अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क डन नहीं हो रहा है किसी फोर्स की वजह से, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप यूज करोगे। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये 3 चीज आपका प्राइमरी टूल होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का कहीं पे भी, ठीक है। यस सर। तो इन्हीं को यूज करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको मतलब अगर आप एनर्जी वाला यूज करोगे तो यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जी मास ऑफ द सैटेलाइट मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस आर। r प्लस h स्क्वायर, है ना।
आर प्लस एच क्यों सर लेंगे और फिर फाइनल, सर? वो तो सिर्फ क्योंकि आर प्लस एच तो सिर्फ सेंटर ऑफ द अर्थ यहाँ है ना। यहाँ अरे इनिशियल लोकेशन क्या है, इनिशियल लोकेशन इस ऑर्बिट की, यहाँ पे आर प्लस एच लिया हुआ है ना। अच्छा, इनिशियल कहाँ पर है, आर पे। सेंटर ऑफ द अर्थ से सरफेस का डिस्टेंस हाँ, आर है, और फिर सरफेस से जो सैटेलाइट ऊपर तक आया वो एच है। तो टोटल डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से लेके सैटेलाइट के बीच में डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये आर डिस्टेंस प्लस आपको एच। लेना है ना। तो सेंटर से सरफेस तक का आर है और सरफेस से सैटेलाइट का एच है, तो आर प्लस एच आप लोगे ना यहाँ पे। और फिर फाइनल लोकेशन पे आपका काइनेटिक एनर्जी स्पीड विथ विच निकालना है, हाफ एम वी स्क्वायर आपको निकालना है, और यहाँ पे आपका स्पीड आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको फॉर वी सॉल्व करना होगा, ठीक है। यस सर। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। आर वी लिविंग एट द बॉटम ऑफ ग्रेविटेशनल वेल, यस। कैसे, हाँ, कैसे? देखो, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जी एम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है, माइनस जी माइनस, एम बाई आर। अगर बाई अगर आप आर एक मास ऑफ अर्थ ले लो, सर, हाँ सिंगल आर। भाई यार, हाँ, अगर ये मास अर्थ ले लो, मास अर्थ का सरफेस ये रहा, ठीक है, और अगर मानो सरफेस पे ही एक बॉडी है, ठीक है, और इसका रेडियस आर है, तब जाके सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा, तब जाके सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी इतना हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी जो है, ये पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब ये है कि दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या है, वो अट्रैक्टिव है। और जब अगर आप ग्राफ बनाए होगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू आर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का विद रिस्पेक्ट टू आर अगर आप ग्राफ बनाएंगे, तो आपको जीरो से लेके, क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, तो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसा कर्व मिलता है, ऐसा मिलता है, ये सेंटर पे -3/2 जी m/r हो जाता है, एंड एट r इक्वल्स टू r g - g m/r हो जाता है, एंड फिर यहाँ से ये डिक्रीज होते होते ऐसा हो जाता है ना, यहाँ हाँ, पे ये जीपी ये इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, यहाँ पे ये जी, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। ये वाला एक्सप्रेशन के साथ चेंज होता है ना, माइनस, ये क्या है, u at any distance of r and for r is less than r, r जब लेस देन r होता है तो इस तरीके से चेंज होता है। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर हम देखेंगे टिल r, इतने से इतने पोजीशन तक जब हम देख रहे हैं, तो हम लोग को ग्राफ कैसा मिल रहा है, हम लोग को ग्राफ मिल रहा है ऐसा। तो ये दोनों साइड पे अगर हम देखेंगे तो हम लोग को ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। तो ये एक वेल की तरह है, ठीक है, ये एक वेल की तरह है। और सिमिलरली अगर आप एक हॉलो बॉडी के लिए देखो, हॉलो के लिए देखो, किसके लिए, हॉलो के लिए देखो, हॉलो के लिए भी आपको जीपी वर्सेस आर का कर्व कैसा मिलेगा, अंदर फील्ड, अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है एट आर इक्वल्स टू आर तक, अंदर तक तो कांस्टेंट हो जाता है, फिर क्या होता है, यहाँ से ऐसे चेंज हो रहा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा होता है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर चेंज हो रहा होता है,
और यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, Gmm/r वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से देखें, इसके बीच में, इतने डिस्टेंस के बीच में आपको ये कर्व एक वेल की तरह दिखता है। तो अगर अगर आप सरफेस पे रिसाइड कर रहे हो, मतलब आप इस लोकेशन पे हैं, तो आप एक वेल के अंदर कैप्चर्ड हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक वेल के अंदर कैप्चर्ड हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। सर और एक ग्राफ दिया हुआ रहता है कि ऐसा ही ग्राफ फोर्स को रखते हैं वाई एक्सिस पे और रेडियस ऑफ अर्थ को एक्स एक्सिस पे रखते हैं। तो उसमें जो फोर्स का ग्राफ जो बनाया हुआ है वो पहले नीचे डाउनवर्ड की तरफ प्लस एक्स डायरेक्शन में माइनस वाई डाउनवर्ड की तरफ स्ट्रेट जा रहा है, उसके बाद फिर वो कर्व हो करके जा रहा है। तो वो वाला ग्राफ क्या है वो थोड़ा बता दीजिए। फोर्स नेगेटिव थोड़ी ना होता है। आपको मुझे, आपका सवाल है कि फोर्स वर्सेस आर का ग्राफ रेट। बनाना है ना। हाँ। मानो कि ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस आर है, मैंने एट अ डिस्टेंस, इसके सरफेस एट अ डिस्टेंस एच पे एक बॉडी को रखा हुआ है जिसका मास एम है, अर्थ का मास एम है। तो दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा जी एम एम बाई आर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर आप आर और एच, एफ और एच के बीच में ग्राफ बनाओगे तो ऑफ कोर्स आपको इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अट्रैक्टिव होगा। एम को ये अट्रैक्ट कर रहा होगा, है या नहीं है? ये एम को अट्रैक्ट कर हाँ। रहा होगा, सिमिलरली एम भी यस सर। इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो अगर आप एम को सेंटर पे, मतलब अर्थ को सेंटर पे रखते हैं और फोर्स को मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो अगर बॉडी यहाँ पे है तो ये फोर्स आपको नेगेटिव की डायरेक्शन में मिल रहा है ना, मतलब लेफ्टवर्ड है। सिमिलरली अगर बॉडी यहाँ पे है तो ये आपको पॉजिटिव की डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो जब आप यहाँ पे बनाओगे तो कर्व आपको ऐसा मिलेगा, जब आप यहाँ पे बनाओगे तो कर्व आपको ऐसा मिलेगा। डायरेक्शन बदल जा रहा है यहाँ पे, अच्छा। ठीक है? यस सर। क्योंकि डायरेक्ट एक डायरेक्शन आप पॉजिटिव मानोगे, दूसरा डायरेक्शन आपका ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो अगर मास यहाँ पे है तो वो नेगेटिव की डायरेक्शन में है, अट्रैक्शन है तो वो नेगेटिव की डायरेक्शन में, तो ये, तो आपको कर्व यहाँ पे उल्टा मिलेगा और यहाँ पे ऐसा मिलेगा। ठीक है, यस सर। आगे बढ़े। ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू centers of two stars is 10. This is m, this is 16m. इसका रेडियस इज a, इसका रेडियस इज 2a. Body of mass m is fired straight from the surface of a large star, ठीक है, towards the small star. What should be the minimum initial speed so that it reaches the surface of a small star? ठीक, तो इनिशियल लोकेशन, इनिशियल एनर्जी कितना, इनिशियल पॉइंट के लिए हाफ एम वी आई स्क्वायर दे दो, और इसके लिए सर ये किसका एनर्जी होगा हाफ एम बी आई इनिशियल स्क्वायर। एनर्जी हो जाएगा, मैं सिस्टम का एनर्जी ले रहा हूँ, ये हाफ एम वी स्क्वायर सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी तो मास का है। जो नहीं, छोटा ये वाला मास मास। का है, हाँ ये ठीक है। हाफ, हाँ तो मास किसका लिख रहा हूँ, उसके उस पे ही है ना, हम्म। डिवाइडेड बाई उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा यहाँ पे, विल बी इक्वल टू 2a। एंड फिर पोटेंशियल एनर्जी बड़े वाले छोटे वाले मास की वजह से भी होगा, एम, और ये कितना डिस्टेंस पे है, 10a। ठीक है, 10a लेंगे या फिर सेंटर के बीच में डिस्टेंस है ना, तो क्या हम 10a लेंगे या 8a लेंगे? इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस 10a दिया हुआ है बिटवीन टू सेंटर्स, एंड मास एम इज फायर्ड स्ट्रेट फ्रॉम द सरफेस कहा हुआ है, तो डिस्टेंस हो जाएगा इसका 2a है ना, तो ये 8a हो जाएगा। तो ये इसका पहला पोटेंशियल एनर्जी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा,
मान लो जस्ट इतना है कि ये सरफेस पे बस आ जा रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो 0 कर देते हैं, क्योंकि बस इतना हम इसकी वेलोसिटी यहाँ पे दे रहे हैं ताकि वो बस उसके सरफेस पे आ जाए। और जब सरफेस पे आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 16m वाले स्टार की वजह से कितना हो जाएगा, 10 डिस्टेंस है तो ये 9 हो जाएगा। और ये छोटे वाले स्टार की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा Gm/a। ठीक है, तो ये दोनों को आप बैलेंस करो, आपको यहाँ से Vi की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं। U initial must be equal to U final, because कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व होगा। ठीक है, हो जाएगा ये भी? ये सर हो जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं था, तो हम यहाँ पे डिस्कशन कंक्लूड करते हैं। ठीक है सर एनर्जी और पोटेंशियल वाला में बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसा क्वेश्चंस नहीं बनता, वो एक बार समझा दीजिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो, क्या एनर्जी और पोटेंशियल में क्या दिक्कत हो रहा है? सर मतलब कहीं कहीं पर लिखा हुआ होता है कि ऊपर से ले रहे हैं तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है, नीचे से ले रहे हैं तो पॉजिटिव, तो उसी में थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव में दिक्कत हो रहा है वहां पर। फोर्स जो है वो, अब आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ। ठीक है, फोर्स जो है ग्रेविटेशन में, ये ग्रेविटेशन है और ये आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चुका है ना, ग्रेविटेशन भी हो चुका है। यस सर, तो हो अब चुका है। समझो बात यहाँ पे, जो फोर्स जो है ग्रेविटेशन में Gm1m2/r² होता है, यहाँ पे K(q1q2)/r² होता है। डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, यहाँ पे ओनली अट्रैक्टिव होता है ये चीज। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे रिपल्सिव भी हो सकता है और यहाँ पे अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे रिपल्सिव भी हो सकता है, यहाँ पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, बट ग्रेविटेशन में हमेशा अट्रैक्टिव होगा ना। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप देखते हो हमेशा वो Gm/r² होता है, एंड इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q/r² होता है। ये Gm/r² हमेशा इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द बॉडी होता है, जिसका मास आप यहाँ पे ले रहे होते हो, टुवर्ड्स हमेशा उसके डायरेक्शन में होता है। ये क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अवे होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज हो गया तो टुवर्ड्स इटसेल्फ हो जाएगा। ये डिफरेंस है इनके बीच में। अब जब हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन। हाँ, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो यस। जाता है, Gm1m2/r² dr, ये माइनस, तो इसमें आप बेसिकली Gm1m2/r लिखते हो ना, -1/r, एंड ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, अगर वर्क डन इज टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट r, यही कहते हैं ना हम लोग। तो इसका लिमिट हो जाता है, ये पॉजिटिव हो गया, इसका लिमिट हो जाता है टू r तक। तो इन्फिनिटी वाले केस में तो 0 हो जाएगा, और जो r वाले लिमिट की वजह से -Gm1m2/r हो जाएगा। तो जो वर्क डन हो जाता है यहाँ पे के केस में नेगेटिव हो रहा है, बट इन दिस केस हमेशा याद रखना, जब अट्रैक्टिव केस है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होता है। जब अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस में, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में है, जब दोनों चार्जेस अट्रैक्टिव कर रहे हैं, अट्रैक्टिव कब करते हैं, जब ये अनलाइक चार्जेस होता है, नहीं, और रिपल्सिव कब करते हैं, जब ये लाइक चार्जेस होते हैं। तो जब अनलाइक चार्जेस रिपल्सिव है तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव होता है।
और जब अट्रैक्टिव होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आता है। ठीक है, तो जब भी केसेस अट्रैक्टिव होता है, सॉरी रिपल्सिव होता है, तब आपका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। जब अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी या, ठीक है, तो इसीलिए ग्रेविटेशन में हमेशा नेगेटिव होता है। और जब भी आप ग्राफ बनाते हैं, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं कि स्टैटिक्स में जब आप हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का ग्राफ बनाते हैं, तो आप याद होगा आपको, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के वजह से हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कहते हैं कि वो जीरो है टिल आर इक्वल्स टू आर तक, फिर क्या हो जाता है, फिर वो 1/r² के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है इसके वजह से, कांस्टेंट, फिर 1/r के रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता है, एंड यहाँ पे ये kq/r होता है। बट यहाँ पे जब हम उसी वजह से हम फील्ड क्या हो जाता है, हमेशा अट्रैक्टिव होगा, है ना। यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। अगर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे भी मामला बदल जाएगा। आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आर तक तो जीरो होगा, बट फिर आर के बाद आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा। ये किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। और सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चार्ज के लिए, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव चार्ज के लिए, ये तो आपका मैग्नीट्यूड है, तो ये बेसिकली चेंज नहीं होता है, बट स्टिल क्योंकि के क्यू वाला वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, तो आप वैल्यू इसका उल्टा कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है 1/r, यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा है 1/r² के रेस्पेक्ट में। सिमिलरली ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, अगर कोई मास है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा टूवर्ड्स इटसेल्फ, मैग्नेट, ग्रेविटी हमेशा ये वाला डायरेक्शन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसको नेगेटिव की तरह ट्रीट करा जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा इस तरीके से हॉलोस्फीयर के लिए लिया जाता है। ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है हमेशा, इसीलिए इसको ऐसे तरीके से लिया जाता है। ये वैल्यू क्या है, gm/r²। एंड पोटेंशियल एनर्जी भी हेलो सर आपका आवाज विशेषता, नहीं आवाज आ आ रहा है। रहा है? नहीं। अभी अभी नहीं आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। हेलो, अच्छा, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कुछ समझ में आया आपको? क्या मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो अट्रैक्ट कभी यस। पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव वाला फंडा नेचर ऑफ यस द सर। फोर्स से डिराइव होता है। अगर अट्रैक्टिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा। अगर अट्रैक्ट, तो इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब अट्रैक्टिव होता है, अनलाइक चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं, तो ये नेगेटिव होता है। और जब रिपल्सिव होता है, तब अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस के बीच में आप पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी लेते हो। इसीलिए ग्राफ्स हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, यस सर। कोई भी दिक्कत है, कोई प्रिसाइज क्वेश्चन अगर दिक्कत है तो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन में लेकर आ जाना। ठीक है, वो ऐसे क्वेश्चन के बेसिस पे डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पे हर जगह पर मैंने माइनस ली हुई है, ठीक है, हमें हर जगह पर माइनस है। यहाँ पे भी जब मैं डिस्कस कर रहा था तो यहाँ पे माइनस लिया हुआ था। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल, ये होता इसलिए है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होता है उस पर। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर है, इसीलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है। ठीक है, अट्रैक्टिव तो नेगेटिव, रिपल्सिव तो पॉजिटिव, याद रख लेना। ठीक है, यस सर। तो क्लास समाप्त। ओके, तो यहाँ पे एंड कर सकते हैं। यस सर।
ठीक, थैंक यू। Thank you, sir.